Yes, friends. Now make the heading Ind AS 23, that is borrowing cost. Basically, friends, this Ind AS is again related with the Ind AS 16, that is calculation of cost of assets, or you can say property, plant, equipment. So, friends, borrowing cost, in simple word, if you think what is borrowing cost, so बोरो करने के लिए जो भी कॉस्ट लगानी पड़ी दैट इज बोरिंग कॉस्ट. आप बोलोगे सर व्हाट इज बोरिंग, तो जैसे लोन लेते हैं, लोन इज अ बोरिंग. नाउ लोन लेके क्या करोगे, तो लोन का यूज कहां कहां किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये फर्दर क्वालिफाइड किया जाएगा. बट फ्रेंड्स, एक सिंपल वर्ड में अगर बोरिंग कॉस्ट समझना है तो बोरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट विच यू हैव टू इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द फंड. सेम फ्रेंड्स, हमारे आईपीसीसी में जो वो अभी इंटर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफएम में हुआ करता था, हमारे एसएफएम में सिक्योरिटी एनालिसिस है. सो जो इफेक्टिव कॉस्ट आ रही है दैट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट. सो यू कैन से इफेक्टिव कॉस्ट टू एक्वायरिंग the fund is known as borrowing cost. Now, what is effective cost include? Should include interest, it include financial charges. So you can say it include interest, financial charges, or exchange difference, that is covered by Ind AS 21, but some part is also covered by Ind AS 23. So friends, हमको ये भी देखने का है कि ये सारी कॉस्ट मिला दी जाए तो वो बोरोइंग कॉस्ट बनती है. बट फ्रेंड्स, Ind AS 23 स्पेसिफाइड गिवन द डेफिनेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. वो मैं आपको डायरेक्टली मॉड्यूल की लैंग्वेज बताऊंगा. फ्रेंड्स, इट्स एक्सीलेंट बिकॉज जो मेजर चेंजेज हैं, अगर आप देखो तो पहले जो AS 16 हुआ करता था उसमें और Ind AS 23 में जो मेजर चेंजेज हैं वो मीनिंग का ही है, नेम का ही है. तो फ्रेंड्स, उसका नाम मैंने यहां पर अपनी साइट पे लेके रखा हुआ है. तो यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बोरिंग कॉस्ट, नो डाउन, sorry, this standard required borrowing cost that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying assets are included in the cost of the assets. Other borrowing costs are recognized as expense. Okay, so what they say about, you can say, core principle or the main borrowing cost specified, that amount attributable to the acquisition, सबसे पहला क्या, to the acquisition construction or manufacturing. Yes friends, now it's a just meaning. Now we write the main point in this Ind AS. So friends, what is the main point in this Ind AS? So first of all, types of borrowing. बोरोइंग कितने टाइप से कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू दैट दे हैड स्पेसिफाइड बोरोइंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स और मैन्युफैक्चरिंग, और यू कैन से प्रोडक्शन. सो दीज आर द पार्ट ऑफ यूजिंग ऑफ दैट फंड. बट हाउ वी कैन बोरो? सो वी कैन बोरो by two type. One is
specific borrowing, so if specific borrowing, that means we had used specified for this qualifying assets. Now what is qualifying assets, will come on that, but now I want to explain that types of borrowing. So friends, कितने टाइप की बोरोइंग हो सकती है? So specific borrowing, or you can say second, general borrowing. Sorry. Now if specific borrowing, that means what? We had used money for specific assets, मीन्स हम लोगों ने स्पेसिफिक एसेट्स के लिए वो बोरिंग यूज की है. ओके, तो क्या होगा? वो बोरिंग कॉस्ट का सीधा कनेक्शन है उस स्पेसिफिक एसेट्स के साथ. अब वो एसेट्स क्या होती है, आई विल लेट यू नो. नाउ सेकंड, जनरल बोरिंग, मीन्स सपोज हमने कोई बिल्डिंग बनानी है. हमने सोचा एक काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस कराते हैं. आप प्रोजेक्ट फाइनेंस करके दे दिया हमको, तो वो प्रोजेक्ट किसके लिए फाइनेंस किया? उस बिल्डिंग बनाने के लिए. तो वो क्या है? वो स्पेसिफिक बोरिंग है. फिर आपको रियलाइज हुआ नहीं यार, मेरे को पैसा और भी चाहिए, तो आपने और लोन के लिए अप्लाई कर दिया. बैंक ने पूछा भाई किस लिए चाहिए? बोले सर ये भी काम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हजारों काम है. ओके, तो उसका नाम दे दिया जनरल बोरिंग. नाउ आउट ऑफ दैट जनरल बोरिंग यू कैन ऑल्सो यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. बिकॉज जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए काफी सारा पैसा मिल गया, हो सकता है पैसा कम मिला हो. तो वो जो पैसा कम मिलेगा, हम क्या करेंगे? उतना पैसा उस जनरल बोरिंग में से भी यूज कर सकते हैं. नाउ फ्रेंड्स, हमको क्या फर्क पड़ता है जनरल बोरिंग में? तो जनरल बोरिंग हमको ये फर्क पड़ेगा कि दे मे गिव अस जनरल बोरिंग 1, 2, 3 और सो ऑन. अब हम कौन सा वाला बोरिंग किस में यूज करें, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. तो वो बोलते हैं काम करिए, यू कैलकुलेट WACC. रिमेंबर? यस, WACC इज व्हाट? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बोले तीनों का वेटेड एवरेज निकाल दो, और वो वेटेड एवरेज रेट को आप यूज करो जहां पे भी आपको उस फंड को यूज किया जा रहा है. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है to find the types of borrowing. One is specific borrowing, we had project finance for the specific purpose, and other you can say general borrowing. The general borrowing we use for the construction, for the other purpose also. So now you have to calculate how much total borrowing. And friends, also remember, in borrowing sometime we get return also. Like for temporary investment we had made some investment for our borrowing. So what we should do for that type of income? Obvious बात है, हमारी कॉस्ट को कम कर देगा. तो जितनी हमारी कॉस्ट लग रही है उसमें से जितना इनकम अगर रिलाइज हो गया, बिकॉज ऑफ मे भी हो सकता है वो जो हमारे पास पैसा इकट्ठा आ गया, हमने सोचा अपना रख के क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म एफडी बना देते हैं, और शॉर्ट टर्म एफडी बना दिया, क्योंकि जरूरत तो थोड़ा थोड़ा करके बनने वाली है ना, तो थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म एफडी बना दिया. ऐसे ही और कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो जहां से जो इनकम हो गई वो हमारी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी, टू गेट द नेट इफेक्टिव कॉस्ट. ओके फाइन. सो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक बोरोइंग का कॉस्ट नेट इफेक्टिव निकाल लेंगे. नेट इफेक्टिव कॉस्ट कैसे आएगा? कॉस्ट लेस एनी इनकम अराइज. और कॉस्ट में तो आपको बताया ही था, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, सारी चीज इंक्लूड हो सकती है. कौन कौन सी? इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेज एंड एक्सचेंज डिफरेंस. इंड AS 21 के अकॉर्डिंग हम उसको सीखेंगे भी अभी, बराबर. सो दिस इज योर नेट कॉस्ट लेस एनी इनकम you can get back from the, or you can recover from the borrowing by investing or temporary investment, because you don't want to use entire fund immediately. Okay, fine. Now friends, जनरल बोरोइंग का WACC कैसे निकाला जाएगा? तो आई थिंक सबको पता है WACC निकालने का टेबल इंटर में था. यस, मैं एक बार फिर से बता देता हूं. दैट इज सोर्स क्या है वो यूज करो, फिर कितना फंड लिया वो यूज करो, फिर के मतलब परसेंटेज में कितना है, के अमाउंट में कितना है.
ऐसे टेबल बना दो एक छोटी सी, स्टेटमेंट शोइंग WACC, सोर्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो इंटर में हुआ करता था वो होता था KD, KP, KE, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके, सो हाउ मच फंड यू हैड बोरो, यू जस्ट नोट डाउन. के आपको दिया रहेगा, इंडिविजुअल रेट क्या चल रही है, मल्टीप्लाई करके यू कैन अप्लाई द अमाउंट, एंड फाइनली ये कॉस्ट आई, ये तुम्हारा फंड आया, और देयरफॉर WACC हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड इनटू 100 बराबर. सो दिस इज बिकम ओवरऑल कॉस्ट टू बोरोइंग बराबर. नाउ फ्रेंड्स, सेकेंड मेन पॉइंट आता है क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोरोइंग कॉस्ट. माने बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग वर्क क्या होगा. तो फ्रेंड्स सिंपल बात है, अकाउंटिंग वर्क क्या, खर्चा हुआ है. अब खर्चा अगर क्वालिफाइंग असेट्स के लिए हुआ है तो असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए, जैसा हमने इंडिया 16 में भी सीखा था. What is qualifying assets? So here it is defined specific that qualifying assets for acquisition of assets, for construction of assets, or maybe for production of inventory, like a wine. So any assets which take to complete or to get ready to use substantial time. The substantial time is not defined by this Ind AS 23, but substantial time get ready to use. Now friends, if assets take substantial time to get ready to use, so definitely उस पर हमने अगर लोन लेके रखा है तो लोन का इंटरेस्ट जो है वो assets ready to use होने तक सारी कॉस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने सीखा था. If you remember, in Ind AS 16 also all costs till assets get ready to use we should capitalize. So friends, अगर यहाँ पर assets take substantial time to get ready to use, then definitely we should capitalize it. So we can say we have two type of accounting treatment. One is to be capitalized, that is add in the cost of assets, or directly consider as expense that is charged to profit and loss. So दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं बोरोइंग कॉस्ट के. पहले तो बोरोइंग कॉस्ट निकालना जरूरी है, जो हमने निकाल दिया. रिमेंबर कैसे निकाला, दो टाइप की, एक जनरल बोरोइंग हो गई, एक स्पेसिफिक बोरोइंग हो गई. स्पेसिफिक बोरोइंग उस पर्टिकुलर काम के लिए है, जनरल बोरोइंग जनरल वे में. अब जनरल बोरोइंग में से भी कुछ काम लिया जा सकता है क्वालिफाइंग असेट्स या किसी और काम के लिए, तो उसके लिए उसका एक रेट निकालना है, तो उसका वेटेड एवरेज रेट निकाल दिया, वो निकल गया. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अकाउंट ट्रीटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अकाउंट ट्रीटमेंट क्या होगा, तो हमने अकाउंट ट्रीटमेंट में देखा कि या तो उसको असेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन करेंगे, या एक्सपेंस में चार्ज करेंगे. नाउ कैपिटलाइजेशन के लिए क्या कंपलसरी है, इफ इट्स यूज फॉर qualifying assets. Now this qualifying assets, actually they had divided into three part that we had just discussed. अभी मैंने आपको लिखवाया भी था, जो मॉड्यूल की लैंग्वेज आपको बताई हुई है, that is for acquisition of assets, or for construction of assets, or for production. But in all three cases it should take substantial time. So you can say for acquisition of assets, for assets takes substantial time, assets take substantial time to get delivered. मीन्स हो सकता है वो असेट्स को आने में टाइम लग जाए, लेकिन आने में टाइम लग जाए समझना कि आपने एडवांस बुकिंग करवा दिया है, सपोज कोई पर्टिकुलर कार का या कुछ ऐसा, और आपको अभी 10 दिन बाद मिलने वाला है. नो, इट्स समथिंग which take means manufacturer make it, then he will deliver you. So it take
time, they in advance they intimate you. Like the best example is ship. शिप के लिए ऐसा बोला जाता है कि शिप पानी के अंदर ही बनाया जाता है और जब वो बनेगा उसके बाद में ही आपको डिलीवर किया जाएगा. तो ऐसी चीज में हमने जब परचेज कर लिया है तो वो असेट्स क्वालिफाइंग असेट्स मानी जाएगी. बराबर. फॉर कंस्ट्रक्शन तो उसके लिए पीपी आपको पता हो, इंड AS 16. इफ सपोज हमने कोई ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो ऑल कॉस्ट till assets get ready to use. So borrowing cost also we can capitalize till assets get ready to use or ready to its instantaneous use. Ready to its instant use. So अगर उसके लिए हमने यूज कर लिया तो भी यहां पर वो क्वालिफाइंग एसेट्स बन जाएगा. And friends, once it is ready to use, remember we should stop the capitalizing of the borrowing cost. क्योंकि लोन हो सकता है चालू रहे, क्योंकि लोन तो लिया है. अब जब एसेट से इनकम चालू होगी तभी उसको रीपे करेंगे. हो सकता है पहले भी कर दे. आई एम जस्ट सेइंग. सो आपको क्या करना है, वो एसेट्स जिसके लिए आपने लोन लेके रखा है, वंस गेट रेडी टू यूज, यू शुड स्टॉप द कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट. सो इट्स से PPE or you can say AS 16 takes substantial time to get ready to use. So assets take substantial time to get ready to use. ये सब लिखना भी है फ्रेंड्स, आपको यहां याद रखना. सो ये हो गया सेकंड केस. तो देन इट्स बिकम क्वालिफाइंग एसेट्स. नॉर्मली फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जब करते हैं तो उसको क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर वो इंड AS 2 के अंदर कवर हो गया इन्वेंट्री तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं बनेगा. लेकिन अगर इन्वेंट्री ऐसे नेचर का है कि इट नीड टू कीप सम टाइम विथ यू, लाइक स्टॉक ऑफ वाइन, सो वाइन स्टॉक इज क्वालिफाइंग एसेट्स. ओके, सो यू कैन से inventory which takes substantial time, inventory which take substantial time, inventory which takes substantial time to get ready or to get manufacturing time to get manufacturing, then also it's become qualifying assets. And best example is wine. Okay friends, so now if that qualifying assets, if that borrowing used for this any purpose, then it's become, or you can capitalize the borrowing cost. But if it is not used for this purpose, then what? Then it is considered like an expense, or expense definitely charged to profit and loss. Now friends, how much should we charge to profit and loss? So for that you no need to calculate. You must calculate the total borrowing cost as per this method, specific or general. Then total borrowing cost you just divide into two parts. First you calculate how much used for qualifying assets, and that qualifying assets you calculate separately. And once you get the qualifying assets amount, borrowing cost, the balancing figure you can say circle, you can use for the charge to P&L. Okay, very good. And friends, also remember, we can capitalize borrowing cost only for use of that assets. If money is not used for that assets, we cannot capitalize. Means interest we have to pay. We cannot deny to the bank कि भी बैंक हम तेरे को इंटरेस्ट नहीं देंगे, हमने यूज ही नहीं किया तेरे पैसे को, तूने लोन ले लिया मतलब you have to pay the interest. But if it is used for the assets, then only we can consider it qualifying assets, or then it can be capitalized. But if it is not used for the particular assets, then we cannot capitalize it. बराबर. So friends, क्या हो जाएगा ऐसे केस में? तो हम लिख सकते हैं note what interest, or you can say borrowing cost. Borrowing cost is more comfortable. Borrowing cost can be capitalized on qualifying assets
only for the period of its use for that assets. बरोबर. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने लोन लिया अभी 1 अप्रैल को, बरोबर. तो 1 अप्रैल से हमने अगर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया तो डेफिनेटली 1 अप्रैल से हम यूज कर सकते हैं. अब 1 अप्रैल 11 को लोन लिया, वी आर यूजिंग, वी स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, ये लोन डेट है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है सपोज 31 जुलाई से. सो वी कैन नॉट कैपिटलाइज द इंटरेस्ट फ्रॉम 1/4/11. नो, we can capitalize interest only from 31st July. That's why the fund utilization we will show on the basis of time, that how we had used this fund. So इस time factor को base बना के हम capitalization करेंगे. So we should start capitalization from 31st July. But friends, be very careful. You can say exception. इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर हमने स्पेसिफिक बोरोइंग किया है, इफ वी हैड स्पेसिफाइड बोरोइंग, और स्पेसिफाइड बोरोइंग हमने यूज कम पीरियड के लिए किया है, लेकिन बाकी के टाइम के लिए उस फंड को हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, टू व्हाट, टू गेट सम इनकम, then we should calculate the net cost, that is cost, borrowing cost we had paid less realized from the borrowing cost, and whatever net cost entire we should charge to, or we should add to the cost of assets. Reason friends कि जो cost of assets हम बनाने की बात कर रहे हैं, ये अगर हमने उस qualifying assets के लिए यूज किया है और हमने जो यूज नहीं किया वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, तो मतलब हमको मजबूरी में लेना पड़ा लोन, और वो लोन की वजह से जो हम इनकम कमा सकते थे हमने ट्राई किया, तो इनडायरेक्टली हमें ज्यादा कॉस्ट लगी है. वो ज्यादा कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट है. वो ज्यादा कॉस्ट जो लगी है वो क्या है, हमारी बोरोइंग कॉस्ट है. तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो बोरोइंग कॉस्ट निकलेगी उस बोरोइंग कॉस्ट के लिए सेपरेट कर देंगे कि भाई इतना कॉस्ट हमारा इस पर्टिकुलर नेट लगा है. तो अगर स्पेसिफिक बोरोइंग है, सो टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए यूज हुआ है, लेस रिलाइज फ्रॉम अनयूज मनी माइनस करके नेट यूज सो एज ए बोरोइंग कॉस्ट. ओके, और ऐसे केस में टाइम फैक्टर को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हमने जो टाइम आइडियल रहा पैसा उससे हमने कहीं कमा लिया, भले कम कमाया हो, बट हमारा पर्पज क्या था, हम लोन कम लेना चाहते थे, बट एज लोन इज दिस मच ओनली, सो वी हैड ट्राई टू अर्न समथिंग फ्रॉम द अनयूटिलाइज्ड मनी. ओके, परफेक्ट. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, नॉर्मली हमको बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है जब तक वो यूज हुआ है, माने जिस पीरियड के लिए यूज हुआ है उतना ही बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज. बट अगर वो बोरोइंग कॉस्ट स्पेसिफिक नेचर की है, यानी कि हमने स्पेसिफिक बोरोइंग किया है, जैसे आपको याद हो एक बात बताया था, ये स्पेसिफिक बोरोइंग, तो स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग वो फंड अगर हमको बोला कि हमने कम यूज किया लेकिन रिमेनिंग टाइम के लिए हमने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे जो इनकम हो गई वो माइनस करके नेट आप लोग यहां पर शो कर दोगे. वो नेट अमाउंट हम पूरी की पूरी कैपिटलाइज कर देंगे. ये नहीं सोचेंगे ये यूज कम हुआ है, क्योंकि जो यूज नहीं हुआ उसके लिए हमने कहीं दूसरी जगह से रिकवरी कर ली. इनडायरेक्टली वो रिकवरी कम हुई होगी भले तो भी चलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ऐसा मानना पड़ेगा फिर हमको. ओके, अभी सम भी है फ्रेंड्स, आपके मॉड्यूल में जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल उसमें बहुत अच्छे सम भी दिए हैं इसके ऊपर, वो सब सम हम भी करते हैं. ओके, सो सिंपल वे में फ्रेंड्स हमको देखना है पहले बोरोइंग कॉस्ट कितनी है, या तो उसको कैपिटलाइज करेंगे या उसको एक्सपेंस में चार्ज करेंगे. कैपिटलाइज करने के लिए कंडीशन है, अगर वो एक्विजिशन एसेट्स के लिए यूज हुआ है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो देखेंगे सब्सटेंशियल टाइम लगा है कि नहीं, और उसको सब्सटेंशियल टाइम लगा है तो वो क्वालिफाइंग एसेट्स हो गया, और उसके बाद में उसके बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जा सकता है फॉर द पीरियड फॉर विच इट इज यूज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक बोरोइंग. उसमें अगर वो यूज उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हुआ है,
लेकिन उस पीरियड के बाद में अगर हमने वो अनयूज पीरियड के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से जो नेट रिकवरी हो गई, वो रिकवरी नेट माइनस करके जो नेट कॉस्ट आएगी वही कॉस्ट हमको लेनी है, एंटायर कॉस्ट, फिर टाइम पीरियड नहीं देखने का है। ओके अच्छा, अभी फ्रेंड्स ये जो सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी टू यूज और टू गेट इंस्टेंट यूज, तो फ्रेंड्स इसके लिए डेफिनेशन बोलते हैं कि सर व्हाट इज द सब्सटेंशियल टाइम, क्या है ये सब्सटेंशियल टाइम। तो फ्रेंड्स सब्सटेंशियल टाइम का सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी टाइम तुमको उस एसेट्स को रेडी यूजने में लग जाए। अब कई लोग इसका इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि सर 1 साल होना चाहिए या उससे ज्यादा या फिर उससे कम, ऐसा सब इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। फ्रेंड्स ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। आप बताइए फ्रेंड्स, आप लोग अगर लोन ले रहे हो और आपने खाली 2 महीने के लिए लोन लिया है तो क्या 2 महीने के लिए इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा? आप बोल सकते हो नहीं नहीं ये तो इंटरेस्ट थोड़ी भरना है यार, 2 महीने के लिए तो है खाली। आज हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का अगर 52 डेज के बाद में थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है, हाँ, तो इंटरेस्ट पूरा चार्ज कर लेता है 52 डेज का वो। यस और नो? सो सब्सिडियल टाइम का मतलब ये समझना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम जितना लोन लेते हैं और हमको इंटरेस्ट भरना पड़ता है उतना यहां पे भी देना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड्स व्हाट वी शुड डू, वी शुड write the definition of substantial time is not given anywhere, but as per common sense or as per guidance note, substantial time can be defined take some time for which we have to pay the interest. It may be 15 days or more. क्यों? क्योंकि 15 दिन से ज्यादा है तो भी इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है, 1 साल की कोई कंडीशन नहीं। ओके फाइन, सो ये हो गया सब्सिडियल टाइम का मीनिंग। ओके फ्रेंड्स, अभी इस केस में डिस्क्लोजर भी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हमने जितना बोरोइंग को अप्लाई किया है कितना नहीं किया है, और बाकी की चीजें बोरोइंग कॉस्ट में जो भी हमने उसका ट्रीटमेंट किया है, कुछ स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं किया है या स्पेसिफिक बोरोइंग आया हुआ है तो उसका अपन ने कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया है तो वो भी हमको डिस्क्लोज करना है। ऑल मटेरियल इफेक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज। बट फ्रेंड्स इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट हैं। हम सारे क्वेश्चन करते हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, लेटेस्ट वाले मॉड्यूल में। सो प्लीज ओपन द मॉड्यूल, उसमें देखो आपको लिस्टेशन दिए हुए हैं कहीं पे। यस, फर्स्ट लिस्टेशन, दिस इज फाइन। ABC Limited हैज टेकन लोन ऑफ USD। अच्छा, इसका और कॉन्सेप्ट सुन लीजिए फ्रेंड्स। इफ बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, ओके, सो मेक द नोट। ये हमारा इंडिया 21 में भी कवर होने वाला है, इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। सो इफ borrowing from foreign or other than home currency, or you can say reporting currency. Now friends, अगर हम बाहर से बोरो करते हैं तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। वो क्या बोलते हैं कि देखो आप इंडिया से बोरो करिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नहीं, हम तो बोलते नहीं हम तो बाहर जाएंगे। भाई ठीक है, बाहर जाइए। अब बाहर से बोरो करके आपको हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम मिल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए, सपोज यूएस से आपने सोचा कि मैं बोरो करता हूं से $10,000 और रेट चल रही है वहां पे 6%। आपने बोला अच्छा है, 6% बहुत से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, हाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा खाली। और इंडिया में आपने देखा कि सपोज इंटरेस्ट रेट चल रही है 10%। अब आप सोचो एक बार कि ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, 6% के भाव से यूएस से लोन लेंगे, 10% इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। एंजॉय होगा कि नहीं? डेफिनेटली। लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों ने फॉरेक्स सीखा हुआ है एसएफएम में। अभी हम लोग इंडिया 21 के टाइम पे ही बात करेंगे थोड़ी सी उसके बारे में। तो फ्रेंड्स देयर इज अ इंटरेस्ट रेट प्रायोरिटी थ्योरम। वो इंटरेस्ट रेट प्रायोरिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमने बोरोइंग किया हुआ है कहां से, फॉरेन से, तो फॉरेन से बोरोइंग करने के बाद में अगर उसकी इंटरेस्ट रेट इंडिया में, सो फ्रेंड्स इंडिया से हमने लोन लिया, यूएस से लोन लिया 6% और इंडिया में 10% इन्वेस्ट कर दिया, खूब कमाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूएस से लोन इजीली ले सकते हैं, इंडिया में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप सब लोगों ने सीखा होगा इंटरेस्ट रेट प्रायोरिटी थ्योरम, याद है कि नहीं?
IRP, यस। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम में क्या होगा, वो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में हम फंस जाएंगे, और ये 4% बचा है ना, उस चक्कर में हो सकता है 10% भरना पड़े एक्स्ट्रा। सो इसलिए एक्सचेंज डिफरेंस होता है। तो ये क्या बोलता है कि आप लोन इंडिया से लीजिए ना। आप बोलोगे तेरे को क्या तकलीफ, हम तो यूएस से लेंगे। बोले ठीक है ले लो आप, कोई तकलीफ नहीं यूएस से लेने में। लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने लोन यूएस से लिया तो कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट आई कैन कंसीडर मैक्सिमम टू टिल इंडिया रेट। आई रिपीट, आप यूएस से लोन लेना चाहो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में मेरे को पता है आप फंसने वाले हो, और अगर वहां फंस गए आप तो जो भी आपका फ्लक्चुएशन का नुकसान होगा मैं उसका पूरा का पूरा बोरिंग कॉस्ट नहीं मानूंगा। कितना तक मानूंगा, अगर मैं इंडिया से लेता तो इंडिया में जो मेरी कॉस्ट आती 10%, वो 10% तक मैं आपकी कैपिटलाइज, या यू कैन से आई कैन कंसीडर बोरिंग कॉस्ट, उसके बाद मैं कैपिटलाइज करूं, क्या करूं, कुछ भी कर लूंगा मैं, बट इंडिया 23 कवर कर लेगा। तो यू कैन से till India interest rate is covered by Ind AS 23। आप बोलोगे सर उससे ज्यादा हो गया तो उसके लिए बोलता है मैं नहीं बोलूंगा फिर। then it's consider exchange, foreign exchange loss as per Ind AS 21, जो हम इसके बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर इंडिया से लोन लिया, सो इंडिया से लोन लेने पर 10% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। आप बाहर से लो, अगर कम लगाना पड़े आपको, इंटरेस्ट का बचत हो जाए, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट को हम बोरिंग कॉस्ट मान लेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम इंटरेस्ट कॉस्ट मान सकते हैं एज पर इंड AS 23, वो मान सकते हैं यस टिल इंडिया रेट, दैट इज 10%। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं हमने बोरिंग 10,000 किया एट द रेट ऑफ, उस टाइम डॉलर का भाव चल रहा था 60 रुपीज। अब आ गए भाव, सपोज जब एंड एक्चुअल में पेमेंट दरी आई, जब एक्चुअल पेमेंट की बारी आई, से ये है 1411 को, और 31 मार्च 12 को भाव हो गया 70 रुपए का। अब लो और फॉरेन से लोन 60 का 70 भरना पड़ेगा, बराबर। अब क्या करेंगे 60 का 70 भरने में, तो हम लोगों को 10 रुपए पर डॉलर का नुकसान हो रहा है। वो 10 रुपीज पर डॉलर नुकसान हम मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं, वो है 10% इंटरेस्ट रेट। तो क्या करेंगे, देखो हमको क्या देखने का है, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना भरा हमने। सो एक्चुअल इंटरेस्ट भरा हम लोगों ने $10,000, उसके ऊपर 6%, बराबर कि नहीं, और जो क्लोजिंग रेट है उसके हिसाब से हमको भरना पड़ेगा, तो 70 के हिसाब से, यानी कि 600 इंटू 70, तो हमने भरा 42,000, बराबर, प्लस एक्सचेंज डिफरेंस, बट कितना, मैक्सिमम लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या, तो इंटरेस्ट इन इंडिया कितना लगता 10%, लेकिन वहां कितना लग गया 6%, तो कितना बचा लिया 6%, बराबर कि नहीं। 4% किसके ऊपर बचाया आपने, एक्चुअल लोन के ऊपर, दैट इज 10,000 इंटू 60, जब एक्चुअल लोन लिया था इतना ही था, तो 6 लाख के ऊपर आपने 4% बचा लिया, 24,000। तो इतना तक अगर आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया हम अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इससे ज्यादा हो गया, कितना, जैसे अभी देखो $10,000 इंटू 60 माइनस 70 भाव हो गया, 10 रुपए भाव एक्स्ट्रा पहुंच गया, माने 1 लाख का नुकसान हो गया, तो वो क्या बोलता है, मैक्सिमम 24,000 तक अलाउ है।
सो एक्सचेंज डिफरेंस 24,000 तक अलाउ है, यानी कि आप इंडिया में लोन लेते तो आपको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ता, तो 10% भरना पड़ता ऑन 10,000 इंटू 60, दैट बिकम 60,000. सो वही हमारे यहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स. $68,000 आ रहे हैं. देखो एक बार कितना अमाउंट आना चाहिए. $10,000 60 के भाव से आपने लोन लिया था, सो इट्स बिकम 6 लाख. सो 6 लाख के ऊपर 10% अगर आप भरते तो 60,000 रुपये होता, बरोबर कि नहीं. तो यहां पर कितना आ गया ये देखो, हम लोगों ने 10,000 के भाव से भर दिया, कितना, we had spent 10,000 into 70 into 6%, 42,000. We had paid the interest. फिर एक्सचेंज डिफरेंस हम लोगों ने कितना भर दिया, तो एक्चुअल में हमने अभी तक जो लोन है उसका रीपे कर दिया होता, तो लोन का रीपे करने के बाद में कितना इंटरेस्ट भरना पड़ता हमारे लिए, 6 लाख के ऊपर हम लोग जो इंटरेस्ट लगाते वो इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो 60,000 इंटू 10 का 10% माइनस ऑलरेडी कितना चार्ज कर लिया, 42,000. देन इट्स करेक्ट आंसर फ्रेंड्स. सो इट्स बिकम 60,000 माइनस 42,000, बिकॉज एक्सचेंज डिफरेंस भी कवर हो गया ना उसके अंदर. सो 18,000 ही हो रहा है. आई रिपीट अगेन फ्रेंड्स, दिस इंटरेस्ट बिकम 18,000 ओनली. क्यों? क्योंकि हम 1 लाख भरते पूरा इंटरेस्ट, 6 लाख के ऊपर 10%, 60,000, उसमें से 42 हमने भर दिया है, तो कितना बचा लिया, 18,000. और एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन के चक्कर में 1 लाख का नुकसान हो गया, बराबर. सो 18,000 तक आप एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन के नाम पे डाल सकते हो, और 60,000 तक इंटरेस्ट अलाउ है. उसके अलावा जो लॉस हो गया, दैट इज योर ऑन रिस्क, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो है वो है एक्सचेंज लॉस, जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि ये जो 1 लाख का ओवरऑल लॉस हुआ है, उसमें से कितना तक आप बोरिंग कॉस्ट मान सकते हो और कितना आप एक्स्ट्रा जो इंडियस 21 में कवर होगा वो कॉस्ट मानेंगे. इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल तरीका है, वो हम यूज ज्यादा करेंगे. जैसे कि क्या, इंडिया इंटरेस्ट रेट कितनी भरनी पड़ेगी बताइए मेरे को. 6 लाख का लोन लिया, दैट इज 10,000 इंटू 60, उस पे 10% 60,000, और एक्चुअल इफेक्टिव कॉस्ट फ्रॉम फॉरेन लोन कितना होगा. तो देखिए, हम लोगों ने लोन लिया कितने का, 6 लाख का, रुपीज में कन्वर्ट करके बात कर रहा हूं मैं, 10,000 इंटू 60, बरोबर. लेस पेमेंट करना पड़ा ओवरऑल कितना पेमेंट करना पड़ा, 10,000 प्लस 6%, वो डॉलर में हो गया, इंटू 70. सो इनडायरेक्टली कितना पेमेंट करना पड़ा हमारे लिए फ्रेंड्स, 10,000 प्लस 6%, 10,600 इंटू 70. सो 7,42,000 हमको पे करना पड़ा. तो फ्रेंड्स, हाउ मच वी हैड पेड एक्स्ट्रा, 1,42,000. So 1,42,000 is the borrowing cost for us as per foreign. अगर हम फॉरेन से लोन लिए हैं तो 142 का कॉस्ट हुआ, और इंडिया में 60,000 का. तो whichever is less only allow. अगर सपोज ये 60,000 से कम अगर यहाँ का लोन आया होता इंटरेस्ट लोन को मिला के, तो हम ये वाला ले लेते, बराबर. सो फाइनली बोरिंग कॉस्ट कितना माना जा सकता है, मैक्सिमम टिल 60,000.
अब आप बोलोगे सर 6000 तक तो और हो गया, लेकिन 142 का कॉस्ट हुआ ओवरऑल, तो देखो क्या करेंगे, इस 142 में से 60,000 तक बी कंसिडर बोरोइंग कॉस्ट एज पर Ind AS 23। क्यों? क्योंकि वो बोलता था इंडिया से लो ना लोन, हम कब बोले आपसे बाहर जाओ आप। और इसके अलावा जो हो गया दैट इज एक्सचेंज लॉस कवर बाय Ind AS 21, that is how much become friends, 82,000। ओके, अगर हम पहले वाले तरीके से कर रहे थे तो यहां पर भी आप देखो ये हमारा कितना अमाउंट हो रहा था, 1,18,000 रुपए, इसमें से इधर चले गए बोरोइंग कॉस्ट, तो 82,000 विल बी कंसिडर एज पर Ind AS 21। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा दिस इज द बेस्ट मेथड, एकदम सिंपल सादा मेथड। इंडिया में कितना इंटरेस्ट भरना पड़ता वो निकाल दीजिए पहले, और फॉरेन में सब मिला के कितना भरना पड़ा वो निकाल दीजिए, तो क्या होगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, सब दिमाग लगाने नहीं पड़ेगा। बराबर कि नहीं? सो हम इस सिस्टम फॉलो करेंगे। तो इंडिया में इंटरेस्ट भरना पड़ा 60,000 भरना पड़ता अगर इंडिया से लोन लेते तो, लेकिन फॉरेन से लेने गए तो चक्कर में 6 लाख का लोन लिया, $10,000 इंटू 60, और भरते टाइम पे भरना पड़ा 7,42,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये हमारा फॉरेन कॉस्ट हो गया। अब फ्रेंड्स सपोज करो ये अभी तक लोन रिपे नहीं किया, ये तो 31 मार्च आया है, तो 31 मार्च के दिन ये पोजीशन हो गई। नाउ नेक्स्ट ईयर वापस से सेम पोजीशन, 31 मार्च के दिन जो रेट आ गई वो हमारी वापस लोन लेने की रेट हो गई, ऐसा मान लेंगे। और अभी आगे नेक्स्ट ईयर जब देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट में हम लोग देखेंगे कितना वापस से नुकसान हो गया। अगेन वी विल डू सेम कॉस्ट, कि अगर हम इंडिया से लोन लेते तो हमको इतना भरना पड़ता, अब इंडिया से ना लेके यहां से लिया है तो कितना भरना पड़ा। ओके, सो फ्रेंड्स सिंपल वर्ड में इंडिया का इंटरेस्ट रेट और वहां से टोटल कॉस्ट एक्सचेंज डिफरेंस को मिलाते हुए जो कॉस्ट आई, जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हमारे लिए कम है, वही हम बोरोइंग कॉस्ट मान सकते हैं एज पर Ind AS 23। तो ये है फ्रेंड्स Ind AS 23 एंड 21 का कॉन्सेप्ट। एंड फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को कि आपको Ind AS 16, Ind AS 20, Ind AS 21 एंड Ind AS 23 ये चारों साथ नहीं पढ़ने। आई रिपीट, कौन कौन सा Ind AS 16, 20, 21 एंड 23। 16 इज PPE, 20 is government grant, 21 is forex and 23 is we are doing borrowing cost। ये चारों का आपस में कनेक्शन है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू we should understand all four together। ओके, सो we learn all four together। इसमें से हमारा बाकी का हो गया है और 21 अभी हम करते हैं, ठीक है। So now let me do the sum. But they say ABC Limited has taken loan of USD 20,000 on April 1st, 2011 for construction of plant at an interest rate of 5% per annum, payable on annual basis. Okay. On April 1st, 2011, the exchange rate between the currency USD versus Indian rupees is 45 per USD. The exchange rate on reporting date is March 31st, 2012 is 48। मतलब भाव कितना बढ़ गया, 65 से 48 हो गया, बरोबर। तो 3 रुपीज पर एक्सचेंज लॉस हो गया हमारे लिए, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाय ABC लिमिटेड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लोकल करेंसी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% पर एनम एज अप्रैल 1st, 2011। मीन्स अगर हम इंडिया से लोन लेते तो 11% भाव पड़ता, तो इसका मतलब मैक्सिमम 11% तक ही इंटरेस्ट को कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ओके, आगे क्या बोला है, कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट बाय ABC लिमिटेड। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इज द क्वालिफाइंग असेट्स, सो वी कंसीडर इट्स अ बोरिंग कॉस्ट। ओके, सो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हम लोग कितना बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो आप लोग बताओगे फ्रेंड्स? यस, सिंपल, व्हाट वी शुड डू। Answer to question number 1 will write cost can be capitalized as per Ind AS 23, बरोबर ना। कितना कैश कैपिटलाइज की जा सकती है, सो लेट्स डू।
लोअर ऑफ फॉलोइंग, सबसे पहले ए, इंटरेस्ट इन इंडिया, कितना, अगर हम इंडिया से इंटरेस्ट लेते तो कितना हो जाता फ्रेंड्स, $20,000 और 45 के भाव से, $20,000 45 के भाव से, 45 पर डॉलर, और 11% इधर रेट, कितना आता है 20,000 इंटू 45 इंटू 11%, so 99,000 we can charge as a interest in India, but अब्रॉड से लेने के चक्कर में क्या हो गया, नेट कॉस्ट फ्रॉम फॉरेन, सबसे पहले तो हमको क्या भरना पड़ा, इंटरेस्ट नहीं, पहले आप लिख लो प्रिंसिपल कितना लिया आपने, तो प्रिंसिपल $20,000 लिया 45 के भाव से, 20,000 इंटू 45, 9 लाख का हमने फाइनली लोन लिया, लेस अगर रीपे करते, रीपे अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 12 कितना हो जाता, 20,000 पे इंटरेस्ट भरना पड़ता हमको कितना, 5% पर एनम, और भाव हो गया 48 का, तो प्लस 5% इंटू 48 का भाव हो गया, तो 20,000 प्लस 5% हो गया 21,000 इंटू 48 का भाव हो गया, तो 48 का भाव मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,08,000 इज बिकम कॉस्ट, जबकि 9 लाख का हमारा प्रिंसिपल था, तो 1,08,000 इज बिकम फाइनली एक्चुअल कॉस्ट बोरो फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया से ले तो कितना पड़ता 99,000, तो अभी क्या करेंगे, इस 1,08,000 का 99,000 वी कैन कैपिटलाइज एज पर Ind AS 23, बट रिमेनिंग जो बचा बैलेंसिंग फिगर दैट इज 9,000 we should charge to P&L, but not as per Ind AS 23 but as per Ind AS 21। ये Ind AS 21 के अकॉर्डिंग फॉरेन फ्लक्चुएशन बोल के हम P&L में चार्ज कर लेंगे, और उसके लिए फॉरेक्स का ट्रीटमेंट Ind AS 21 में दिखाया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, सो दिस इज द सिस्टम। ओवरऑल हमको इंडिया की इंटरेस्ट रेट 90,000 होनी चाहिए, 99,000 इंटरेस्ट मिलता हमको अगर इंडिया में लेते तो इसके बजाय लोन बाहर से ले लिया है, तो उस चक्कर में हमको ज़्यादा भरना पड़ा, तो मैक्सिमम इंडिया के इंटरेस्ट रेट के बराबर आपको अलाउ है बोरिंग कॉस्ट, बाकी का बोरिंग कॉस्ट आप लोगों को Ind AS 21 में ले जाके एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डाल के P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, फाइन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट दे हैड डिड, वी कैन सी द they say 99,000 borrowing cost can be considered capitalized, और 9,000 will be exchange off in the standard profit and loss account में चार्ज कर लिया जाएगा। उन्होंने Ind AS का रेफरेंस नहीं दिया है, वो देना चाहिए उनको, ठीक है। लेट्स डू यस। नाउ अल्फा लिमिटेड ऑन 1 April 2011 borrowed 9% 30 lakh to finance the construction of 2 qualifying assets. Okay, these are qualifying assets first of all, ठीक है। Construction started on 1 April, और लोन भी 1 April को लिया है, ठीक है। The loan facility was available on 1 April 11 and by utilize the following with remaining fund invest temporary at 7%. अंडरलाइन कर लो फ्रेंड्स, रिमेनिंग फंड इन्वेस्ट एट टेम्परेरी 7%। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लोन जो लिया है उन्होंने बोला है स्पेशली वी हैड टेकन लोन फॉर द दिस बोरो 9% 30 लाख फॉर द फाइनेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए लोन लिया हुआ है, तो इट्स अ स्पेसिफिक लोन, यस और नो, परफेक्ट। अब स्पेसिफाइड लोन लिया और बोला है कि जो रिमेनिंग लोन रहा वो यूज नहीं हुआ, हमने 7% पे इन्वेस्ट कर दिया। तो याद है मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर लोन लिया और वो अपने कुछ टाइम के लिए यूज कर लिया किसी और जगह पे, तो उससे जो रिकवरी हो गई वो हम माइनस कर देंगे। लेकिन ऐसे केस में चाहे लोन में फंड कितना भी टाइम के लिए यूज किया हो, एंटायर अमाउंट विल बी कैपिटलाइज्ड।
और एंटायर अमाउंट विल बी कंसिडर एज अ बोरोइंग कॉस्ट। टाइम फैक्टर नहीं देखा जाएगा उस केस में। क्यों? क्योंकि जो यूज नहीं हुआ जब तक के लिए हमने उसको कहीं और इन्वेस्ट करके पैसे कमा लिए। भले कम इंटरेस्ट मिला कोई बात नहीं, लेकिन लोन लिया होगा मजबूरी में, नहीं तो हम पहले ही बोल देते ना उतना ही लोन दे भाई जितना जरूरत है अभी। ऐसा भी बैंक ऑफर देती है, बट बैंक ने बोला होगा नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, आप तो पूरा लेके जाओ हमसे और इंटरेस्ट पूरा भरना। तो उसने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, वैसी कंडीशन है तो मैं क्या करूंगा, उसको फर्दर किसी और को इन्वेस्ट कर दूंगा 7% के हिसाब से। तो मैंने 2% का नुकसान हुआ बट चलेगा, कोई बात नहीं। सो नाउ सी हाउ दे हैड यूज दैट टू असेट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग ही हैं। 1 अप्रैल को यूज हुआ 5 लाख 10 लाख एंड 1 अक्टूबर को यूज हुआ 5 लाख और 10 लाख। मीन्स फ्रेंड्स 1 अप्रैल तक का तो पूरा यूज हो गया 100%, बट 1 अक्टूबर का जो यूज हुआ है वो यूज अक्टूबर से चालू हुआ है। बट स्टिल दे से कि टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हम वो 7% इंटरेस्ट रिकवरी कर लेंगे, तो हम सारा का सारा इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे एंटायर अमाउंट पर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड द बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज। तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल है, हम क्या करेंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। 2 एसेट्स हैं तो यू कैन से स्टेटमेंट शोइंग what calculation of borrowing cost to be capitalized. अच्छा, and one more thing friends, we should remember we have to follow the same 3 steps to write the answer. ये मैं खाली कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको, बट आंसर लिखने की बारी आएगा तो we have to write the answer in same 3 steps. You remember ना? Yes, step number 1 as per Ind AS 21 borrowing cost, saying that borrowing cost can be capitalized only if it is used for qualifying assets and only for the period which is used, and if loan is taken from foreign, then as per Ind AS 21 the foreign fluctuation loss is transferred to there subject to its covered by Ind AS 23, that is till India rate. बराबर। Then step number 2, in present case they had taken the loan from the abroad. I am talking about the previous sum. Taken loan from the abroad and this much they had paid the interest and all these thing we can note down. And then step 3, final answer, that is our calculation which we had shown. एक कैलकुलेशन उसको दिखा देंगे कि ऐसा ऐसा whichever is lower we have to consider as expense. So 99,000 will be the borrowing cost and remaining 9,000 will be charged to exchange fluctuation loss as per Ind AS 21. ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। सो ये सिस्टम हमको वहाँ फॉलो करना है और यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग और फिर ऑफिस बिल्डिंग। नाउ इंटरेस्ट टू बी पेड, कितना लोन लिया है, 30 लाख का लोन लिया हमने ओवरऑल, उसमें से 10 लाख यहाँ यूज किया है। देखो 10 लाख यहाँ यूज हुआ, 20 लाख यहाँ पे यूज हुआ और 30 लाख का लोन लिया 9% वाला, तो 9% के हिसाब से 90,000 यहाँ भर दिया और 20 लाख के ऊपर 9% के हिसाब से 1,80,000 यहाँ भर दिया। लेस रिलाइज फ्रॉम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट से मिल गया टेम्परेरी, तो यहाँ पर 5 लाख हमारे अक्टूबर में लगाए हमने, तो 5 लाख अक्टूबर तक फ्री थे, मतलब 6 मंथ के लिए कितना परसेंट, 7%। और यहाँ पे 10 लाख फ्री थे जो कि हमने अक्टूबर में लगाए थे 7% के लिए फॉर 6 मंथ। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 35,000 और ये हो गया 5 लाख के ऊपर 7% for 6 months, 17,500. So net effective borrowing cost कितनी हो गई, 90,000 minus 17,500, so it's become 72,500 and it's become 1,45,000. बरोबर।
सो दिस इज द नेट कॉस्ट। और यहां पर कैसा है कि अभी कंस्ट्रक्शन मिलकर रेडी हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको पूरा कैपिटलाइज कर देंगे। देयरफॉर टोटल कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, सो टोटल कैपिटलाइजेशन हो जाएगा फैक्ट्री बिल्डिंग में 72,500 और ऑफिस बिल्डिंग में 145। एंड इसके अलावा हम जो कॉस्ट लगा चुके हैं एक्चुअल में वो तो होगा ही कैपिटलाइज डेफिनेटली। सो यू कैन से फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अकेला इंटरेस्ट किया तो हाँ, और पूरा अमाउंट किया तो बैंक भी लगा देंगे हम लोग, बराबर ना। सो 72,500 145 ओवरऑल मिलके कितना हो गया, बराबर। और पहले इंटरेस्ट पे करने की एंट्री पास भी कर दो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट पे हो जाएगा 2,17,500, बरोबर ना, क्योंकि पे तो सब करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का सोचा है तो बाकी का पेमेंट की एंट्री भी दिखा सकते हैं हम लोग। बाकी का पेमेंट जो किया होगा ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे इंटरेस्ट भरा है वैसे वो भी भरा होगा। सो ऐसे मिलके वी कैन से नेट एंट्री चार्ज टू फैक्ट्री और बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग ऑफ इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि अंडरस्टूड प्रॉपर। ये जो भी चीजें हैं ये मैं चाहता हूं कि आपको सब कवर करा लूं, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग भी फ्रेंड्स ऐसी आ रही है, बट नो प्रॉब्लम, आपको मैं बोलता जा रहा हूं तो यू कैन राइट इमीडिएटली। यस और नो फ्रेंड्स, परफेक्ट। सो ये हो गया हमारा borrowing cost can be capitalized. Let's see what they had did. Yes, 72,500 and 1,45,000 145 only na, yes. And what they say, overall cost, yes, expenditure incurred भी उसने ऐड कर दिया है, तो total borrowing cost we can capitalize cost plus interest दोनों मिला के। इंटरेस्ट का कल अपने ट्रीटमेंट बता दिया है, और बाकी का तो ऑब्वियस बात है, जो कॉस्ट लग चुकी है वो तो कैपिटलाइज होनी ही है, बराबर कि नहीं, परफेक्ट। चलो अब देखो जनरल बोरिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, दिया है उन्होंने। बीटा लिमिटेड हैड द फॉलोइंग लोन इन प्लेस एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2012, अप्रैल 11 मार्च 12, 18% बैंक लोन, 16% टर्म लोन, 14% डिवेंचर, ठीक है। ये लोन हमने लेके रखे हैं पूरे, एक 1 अप्रैल को लिया है और कुछ 31 मार्च को लिए हैं। 14% डिवेंचर वाज इशूड टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑन 1 जुलाई 2011, बट द डेवलपमेंट एक्टिविटी हैज येट टू बी स्टार्टेड। मतलब सोच के लिया था 1 जुलाई को, बट फ्रेंड्स 1 जुलाई 11 को कंस्ट्रक्शन चालू करना था, उसके लिए 31 मार्च को लोन लिया, ठीक है। ऐसे नॉर्मली लोन पहले लेना चाहिए था। Okay, on 1 April 11, Beta Limited began the construction of plant being qualifying assets, okay, using the existing borrowing. Expenditure drawn down for the construction was 5 lakh on 1 April 11. Okay, ये रुपीज इन 1000 में है, so this is the 10 lakh, this is 30 lakh, okay, and 25 lakh on 1 January 2012, ठीक है। रिक्वायर कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज फॉर द प्लांट, परफेक्ट। तो फ्रेंड्स हमको देखने का है कि कितना कितना हमने लोन लेके रखा हुआ है, उसके हिसाब से हम निकाल देते हैं एक एवरेज इंटरेस्ट रेट, बराबर कि नहीं। सो अप्रैल में हमने लोन लिया था और 31 मार्च तक ये लोन शायद पड़ा हुआ है, ये इसका मतलब है। सो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट व्हाट, स्पेसिफिक बोरिंग तो है नहीं, जनरल बोरिंग ही दिया हुआ है। सो यू कैन से आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, WACC निकालने के लिए क्या करेंगे, सोर्स फंड रेट अमाउंट और रेट व्हाट ऑफ के मतलब कॉस्ट। तो हमारे पास कितने टाइप के सोर्स हैं फ्रेंड्स, 18% बैंक लोन है, 16% टर्म लोन।
18% एंड 16%, राइट। टर्म लोन कितना कितना फंड लेके रखा हुआ है, 1000 एंड 3000, 18%, 16%। कोई डेट तो लिखा नहीं है तो हम मानेंगे पूरा यूज हुआ है। एंड 3000 के ऊपर 16%, 480, तो ओवरऑल कितना हो गया 660। लोन हुआ 4000 एंड रुपीज इन 1000 में है सब यहाँ। देयरफॉर WACC क्या हो जाएगा, 660 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100। तो 16.5% इज द WACC, बरोबर। ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हमारा 11th क्लास का जैसा अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल IPCC इंटर में जैसे हुआ करता था वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है अपन ने WACC, बरोबर। सो 16.5% इज द इंटरेस्ट रेट। ओके, नाउ अब क्या मांगा है उसने, ये फंड यूज कैसे हुआ है, राइट। सो कंस्ट्रक्शन वाज 5 लाख ऑन 1 अप्रैल को यूज हुआ है एंड वर द ईयर एंडेड, विच ईयर एंडेड दे वांट टू द ट्रांजेक्शन 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को 5 लाख यूज हुआ, उन पे तो पूरा इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, बराबर कि नहीं। सो हम क्या लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, कितना 5 लाख 1 अप्रैल को यूज हुए हैं इंटू 16.5% इंटू 12 मंथ, तो 12/12, बताइए। तो 82,500 और यू कैन से 82.5 चलेगा क्योंकि रुपीज इन 1000 में लिखा है ना इसके लिए। सो इट यू कैन राइट एज अ 500। और फिर हमने कब यूटिलाइज किया वापस से पैसा, ऑन जनवरी 12। तो 1/1/12 को 25 लाख रुपए लिया है, तो 2500 16.5%। अभी कितने मंथ का आएगा, जैन फेब मार्च, 3 मंथ का, ओनली 3 मंथ। तो 2500 इंटू 16.5% इंटू 3/12, 103.125 प्लस 82.5, so it's become 185.625. Okay, so 185.625 is our final amount which can be capitalized, जबकि पूरा कितना है 660 का है, right? So you can say therefore accounting treatment of borrowing cost 660 is the overall amount, it divided into 2 parts, capitalized 185.625 and remaining charge to profit and loss। कितना बच गया, 474.375. It should be charged to profit and loss. So you can say NT will be पहले इंटरेस्ट को पे करने के एंट्री पास कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और देन कैपिटलाइज किया मतलब प्लांट के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सो प्लांट अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 660 और प्लांट में चला जाएगा 185.625 एंड 474.375 will be transferred to profit and loss. Okay, so this is the treatment for this case. They had mentioned something 185,625, ये क्या आया था हमारा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन आया था, या 185,625, 185.625, तो वो कैपिटलाइज किया उसने, बाकी का उसने ट्रीटमेंट दिया नहीं है, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमारा पर्पज क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट WACC फॉर जनरल बोरिंग, और WACC आ गया उसके बाद में अप्लाई कर दो,
WACC को जो हमने क्वालिफाइंग असेट्स के लिए यूज किया है। ओके फाइन। देन कमेंसमेंट डेट कौन सी माननी है, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो फ्रेंड्स कब से कमेंसमेंट डेट मानेंगे? ऑब्वियस जब से हमारा प्रोडक्शन चालू हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना हम स्टार्ट कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन जिस दिन से हमारा फाइनली डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है। ठीक है। X Limited commencing a new construction project which is to be financed by borrowing. The key dates are as following: 15th May 11 loan interest relating to the project start to be incurred. Okay. 2nd June 11 technical site planning commenced. 19 June 11 expenditure on the project started to be incurred. और 18 जुलाई 2011 कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड। ओके देखो फ्रेंड्स 15 मई को तो लोन लिया, दैट इज आइडेंटिफाई द कमेंसमेंट डेट। ओके तो 15 मई को तो लोन लिया, वो तो आ नहीं सकता है। 2 जून को टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस्ड, मतलब प्लानिंग बनाना चालू हुआ टेक्निकल साइट का। और 19 जून से एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू बी इनकर्ड। तो फ्रेंड्स जब से फाइनली एक्सपेंडिचर स्टार्ट हुआ है इनकर्ड करना, वही हमारा कमेंसमेंट का डेट होगा। तो उससे पहले तो सब खर्चे कुछ हुए ही नहीं थे। लोन पहले लेकर रख लिया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने बताया था ना आपको, हम कंस्ट्रक्शन कभी भी कर सकते हैं। वो कंस्ट्रक्शन कितने के लिए कर सकते हैं? ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच वी हैड यूज द कंस्ट्रक्शन। ओके तो कंस्ट्रक्शन यूज होगा तो ही हमारी बुक्स में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर? ओके सो देखो इन्होंने क्या लिखा है। इन द अबव केस द 3 कंडीशन टू बी टेस्ट फॉर कमेंसमेंट डेट वुड बी बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड 15th May, एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड फॉर द एसेट्स ऑन 19 June, activity necessary to prepare assessed its interest use of sale on 2nd June 11. Commencement date would be the date when the above 3 conditions would be satisfied in all, that is 19 June 2011. तो 19 जून को हमारा फाइनली खर्चा होना चालू हो गया। तो खर्चा भी होना चाहिए, हाँ बिजनेस भी बोरिंग जो हो जाना चाहिए, बराबर ना, क्योंकि बोरिंग नहीं होगा तो उससे पहले हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो बोरिंग भी हो चुका है, खर्चा होना भी चालू हो गया है, और एक्सपेंडिचर जो नेसेसरी प्लानिंग होनी है, प्रिपरेशन होनी है साइट वगैरह की, वो भी हो चुकी है। सो whichever लेटर शुड बी कंसिडर एज अ स्टार्टिंग डेट। बराबर फाइन। नाउ और भी कुछ है क्या? देखो फ्रेंड्स डिस्क्लोजर आ गया। सो डिस्क्लोजर वी शुड डिस्क्लोज ऑल मेजर फैक्ट जो भी हो सकते हैं वो सब डिस्क्लोज करने चाहिए। बराबर है। बोरोइंग को क्या ट्रीटमेंट किया है हमने, कैपिटलाइज माना है, और कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है, हाँ, और अगर कैपिटलाइज नहीं किया है तो उसका रीजन की कैपिटलाइज क्यों नहीं किया है, एसेट्स क्वालिफाइंग है कि नहीं, उसके भी रीजन हमको बताने पड़ सकते हैं। ओके नाउ फ्रेंड्स द डिफरेंस बिटवीन इंडिया AS 23 एंड AS 16। तो ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, इंडिया ने क्लियर बोला है कि मैं एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए जो मनी यूज होगी वो ही क्वालिफाइंग एसेट्स मानी जाएगी, जबकि AS बोलता था एप्लीकेबिलिटी बोल के। तो उस एप्लीकेबिलिटी को इंडिया ने नहीं बताया, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है इन सब चीज़ों में पैसा यूज होगा क्वालिफाइंग बन जाएगा, नहीं तो एक्सपेंस की तरह चार्ज करो, काम खत्म करो। ओके सो क्वालिफाइंग एसेट्स measured at fair value, then application to inventories, applicability of inventory में हमने बात किया कि इन्वेंट्री के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक बोला हुआ है कि ऐसा हो जाएगा तो लिया जाएगा, लेकिन जो भी इन्वेंट्री रेगुलर कोर्स में आ रही है, जैसे कि हम नॉर्मल प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। वो स्टॉक को रखना मैंडेटरी हो जाए कुछ टाइम के लिए तो ही वो क्वालिफाइंग एसेट्स बनेगी, तो ही उसको कैपिटलाइज किया जाएगा। ओके फिर इंक्लूडिंग ऑफ बोरोइंग का दिया हुआ है बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्सप्लेनेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड किया हुआ है। रिपोर्टिंग इन ये भी दिया हुआ है,
तो फ्रेंड्स ये 4-5 पॉइंट दिए हैं. एप्लीकेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री इंड AS 23 में एक्सक्लूडिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन. देखा, फॉर इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री दैट आर मैन्युफैक्चर और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस. बरोबर है. सो ऐसे फ्रेंड्स ये डिफरेंस हो गया. बाद में फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो. एक बार हम और रीड कर लेते हैं. वो सब क्वेश्चन वही हैं जो हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं. मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑर्डर 3 शिप्स फॉर इट्स फ्लीट ऑन 1 अप्रैल 2010. तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये क्वालिफाइंग एसेट्स हैं. आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो फ्रेंड्स कौन कौन सी क्वालिफाइंग एसेट्स होती हैं. सो नोट डाउन. क्वालिफाइंग एसेट्स include, note down, qualifying assets include ship, plant, aircraft, factory, wines, but not include inventory manufacture रूटीन, राइट. तो जो रूटीन में इन्वेंट्री वगैरह बनाते हैं वो इन्वेंट्री नहीं इंक्लूड होगी, लेकिन वाइन की स्टॉक इंक्लूड की जाएगी. बरोबर है. ओके. सो मरीन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑर्डर 3 शिप्स. तो शिप्स इज द पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स क्योंकि बनने में टाइम लग सकता है. ओके. फॉर इस फ्लीट ऑन अप्रैल 2010 इट पे अ डाउन पेमेंट ऑफ 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द शिप out of long-term borrowing from the scheduled bank. Okay, the delivery has a commerce from the finance year 2017. Oh, मैंने 10 में दिया और 17 में डिलीवरी आएगी. On March 2012, the shipbuilder informed that it has commenced production of 1 ship. Okay, there is no progress on other 2 ships. Marine Transport Limited prepared the financial statement on financial year basis. Is it permissible for Marine Transport Limited to capitalize any borrowing cost for the financial year ended 31st March 2011 or 31st March 2012? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि हमको इसको कैपिटलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए. परफेक्ट. सो फ्रेंड्स व्हेन फ्रॉम विच डेट वी शुड कैपिटलाइज? तो आंसर इज once it is commencement is start, then only we can capitalize friends. First we should take the borrowing we had already taken, but once commencement is start, then only we can start the capitalization of the borrowing cost. So when its commencement is start, so they had intimated that on 1st March 2012 1 ship का starting हो गई है बनना, commencement बनना. So 1st March 2012 से 31st March 2012 तक 1 महीने का we can capitalize. बराबर की नहीं? 2011 में 11 में कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है क्योंकि उसने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक. और 12 में भी खाली 1 शिप का 1 महीने का इंटरेस्ट हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं. अदरवाइज ऑल आर नॉर्मल कॉस्ट. ओके फाइन. सो दिस इज सिस्टम फॉर दिस बोरिंग कॉस्ट. परफेक्ट. सो नाउ फ्रेंड्स with that we finish this Ind AS 16. Okay friends, so after completion of Ind AS 23, now make the heading Ind AS 21, the effect of change in foreign exchange rate. The effect of change in foreign exchange rate. Friends, there is some forex topic in our SFM also, if you know. So first we know the basic part of that. What is SFM forex and what is Ind AS 21 forex? So friends, there is only one difference. Difference is here we talk about forex, that how to account foreign exchange loss,
how to record foreign exchange loss. But SFM talks about how to hedge. That is, how to control foreign fluctuation. So friends, फॉरेक्स का जो बेसिक मीनिंग है वो मीनिंग एसएफए में भी था और यहाँ पे भी है, सेम ही है. दैट इज फॉरेन से ट्रांजेक्शन करना. आप फॉरेन से ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं? सो एक हो सकता है फॉरेन ट्रांजेक्शन, जैसे घूमने फिरने चले गए. फिर दूसरा हो सकता है फॉरेन ऑपरेशन, हमारा कोई बिजनेस सेटअप है फॉरेन में, ऐसा कुछ. तो वो सब चीजें मीनिंग एसएफएम में भी है, वो यहां पर है, लेकिन यहां पर खाली अकाउंटिंग पार्ट है, जबकि एसएफएम में फुल प्लानिंग पार्ट है. तो फ्रेंड्स, आपको अगर एसएफएम का फॉरेक्स आता है मतलब समझ लेना बेस तो पता है. कनेक्टिविटी रिमेंबर ना, प्लानिंग के 3 पार्ट. यस. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि आखिर व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन. तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन यू कैन से और यू कैन डिवाइड इन 2 पार्ट. जैसे कि सपोज आप घूमने के लिए गए, यूएस घूमने के लिए गए, डॉलर आपने कन्वर्ट करा है, दैट इज बिकम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन. आप घूम फिर के वापस आ गए, नो प्रॉब्लम. आपको टेंशन होगी कि भाव ऊपर हो गया कि कम हो गया डॉलर का. अरे जिस दिन लिया उस दिन बस दिमाग लगाना था, उसके बाद तो घूम फिर के आ गए, काम खत्म हो गया. बराबर कि नहीं? लेकिन अगर हम घूमने के लिए डॉलर लिए तो सही. जैसे कि सपोज आप फॉरेन गए घूमने के लिए, डॉलर लेके गए थे $10,000 घूम फिर के आने के लिए. वहां पे आपको कोई ऐसी चीज पसंद आ गई, आपको लगा यार ये तो परचेज करनी है, और आपका वहां कोई दोस्त रहता है. तो वो दोस्त जो रहता है, वो दोस्त के आपने कुछ सपोज $5,000 उधार ले लिए, तो क्या हो गया, वो ट्रांजेक्शन आपको बाद में वापस करने पड़ेंगे. आज $5,000 लेके आ गए, लेकिन बाद में जब 2 महीने बाद 5 महीने बाद उसको वापस भेजने पड़ेंगे ना $5,000. तो आपको टेंशन होगी कि भाव ज्यादा ऊपर ना हो जाए. यस. तो इस टेंशन का सॉल्यूशन एसएफएम में दिया है, यहां पर दिया है कि हाउ टू रिकॉर्ड इट. तो फ्रेंड्स, फॉर रिकॉर्डिंग पर्पज यू कैन से देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, फॉरेन ट्रांजेक्शन और मे बी फॉरेन ऑपरेशन. ट्रांजेक्शन मतलब जैसे घूमने गए वैसे, और ऑपरेशन मतलब वहां पे हमारा बिजनेस है, प्रॉपर ब्रांच है, मे बी हमारी कोई एंटिटी है वहां पर. सो ऐसा कुछ ऑपरेशन भी हो सकता है. नाउ दीज 2 type of business can divide in 2 type of transaction, that is monetary transaction and non monetary transaction. मैंने बताया एसएफएम में भी हम ऐसा करते हैं फ्रेंड्स. अगर मेरा एसएफएम का जो सिस्टम है वो आप अगर देखो तो उसके अंदर भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं. नाउ व्हाट इज दिस? तो एकदम सिंपल वर्ड में समझना. जैसे हम फॉरेन से घूमने गए जस्ट फॉर विजिटिंग पर्पज, देन दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉर्मल नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मतलब जिनके लिए फ्यूचर में दोबारा फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. इन शॉर्ट, इफ फर्दर फॉरेन करेंसी इज not applicable, if further foreign currency is not applicable means after certain period हम लोग चाहते हैं कि फॉरेन करेंसी हमारे लिए दोबारा जरूरत नहीं पड़ने वाली. जैसे हम घूमने के लिए गए और घूम के आ गए, आने के बाद में क्या किया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फॉरेन में भाव बढ़ता रहे कोई टेंशन नहीं है. लेकिन वही ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो सकता है अगर हमने वहां पे जाके उधार ले लिया. सो सेकंड इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विच नीड फर्दर फॉरेन करेंसी इज नोन एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. आप बोलोगे सर मतलब ऐसे जैसे मान गए हमने लोन ले लिया वहां पे,
फ्रेंड से घूमने के लिए गए, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, दोनों ही केस में घूमने ही जा रहे हैं बस हम तो, लेकिन वहां पे क्या किया हमने, उससे लोन ले लिया, और जब लोन लिया तो फिर वो रीपे भी करना पड़ेगा, और जब रीपे करना है तो डेफिनेटली हमको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा. सो इट इज नोन एज फॉरेन करेंसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसके लिए हमको अकाउंटिंग करनी है. ओके, नाउ फ्रेंड्स, व्हाट अकाउंटिंग वी नीड? सो जस्ट थिंक कि पहली बात तो मॉनेटरी के लिए करनी है, नॉन मॉनेटरी के लिए नहीं करना है. नॉन मॉनेटरी विल बी रिकॉर्डेड ऑलवेज एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, और यू कैन से जो वैल्यू पे है वही वैल्यू पे रहेंगे. जैसे एग्जांपल के लिए आपने एसेट्स परचेज किया, घूमने एक साइड में रख देते हैं. आपने फॉरेन से कोई एसेट्स परचेज किया $10,000 में, डॉलर दिए, एसेट्स लेके आ गए. अब एसेट्स हमारे पास पड़ा हुआ है ना, हमको दिमाग नहीं लगाना है. क्या दिमाग नहीं लगाना है कि एसेट्स का भाव ज्यादा हो जाए, मींस डॉलर का भाव ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि हमने तो परचेज करके फिक्स एसेट्स को बना के रख दिया. दोबारा हमको फॉरेन करेंसी जरूरत नहीं पड़ने वाली है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए. बराबर. ओके, एंड देन फ्रेंड्स, अगर वो हमने उधार लिया हो तो फिर क्या हो जाएगा, लोन क्रिएट हो गया, और अगर लोन क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली हमको रीपे करना पड़ेगा, तो फॉरेन करेंसी का दिमाग लगाना पड़ेगा. अब फ्रेंड्स, लोन हुआ, एनी ट्रांजैक्शन विच नीड फर्दर फॉरेन करेंसी, देन हमको क्या करना पड़ेगा, देन हमको सोचना पड़ेगा कि हम इसका क्या ट्रीटमेंट करें. तो फ्रेंड्स, प्रीवियसली जब एएस हुआ करता था, आपको पता हो तो एएस 11 भी इसके लिए हुआ करता था पहले, उसमें अप्रोच हुआ करता था कि हम लोग कौन सी करेंसी पे लेंगे. मींस देयर इज टू मेथड, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. नाउ दे रिमूव इट, दे से कि नहीं, देयर इज ओनली वन सिस्टम, दैट इज फंक्शनल करेंसी सिस्टम. मींस अभी हमारे मेथड जो हैं उसमें आप बोल सकते हो नॉन इंटीग्रल मेथड रह गया, इंटीग्रल मेथड हटा दिया है. तो अब हमको क्या करना है, हमको एट एंड ऑफ each accounting period, at end of each accounting period, we have to convert, end of each accounting period, we have to convert, we have to convert what? We have to convert foreign currency. So end of each accounting period, what we have to do? We have to close or get all our assets liabilities, monetary assets liabilities, at closing rate. बरोबर. और क्लोजिंग रेट पे लाके क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस विल कीप एज अ फॉरेन फ्लक्चुएशन रिजर्व, which will be adjusted once that foreign currency transaction get over. I repeat, all monetary transaction will be record at closing rate on the each financial year, and we keep that amount in the foreign fluctuation reserve. Okay, and once that foreign currency transaction gets over, that reserve will be over, or reserve will be adjusted. Okay, and then its profit will be recorded. Is it clear, friends? So we will convert foreign currency transaction, and previously there is one more thing, that is forward contract. So now forward contract is not here, now not in Ind AS 21. This forward contract now they had merged with other financial instrument, that is Ind AS 109. Very good. So 109 के अंदर वो cover हो चुका है. Okay friends, in short we have to think there are two type of operation, you can say foreign transaction and foreign operation. Transaction means just a export import or basic transaction. Operation means we have branch or maybe some establishment in the foreign, but forward contract is not covered here now. Then this transaction is divided into two part, one is monetary, second is non-monetary. Non-monetary transaction not require future further currency, that's why no need to maintain and always recorded as historical cost. But monetary transaction require further foreign currency, that's why
we have to convert these transaction on the year end at the closing rate. Okay, और closing rate पे आ जाएंगे, closing rate पे दिखाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंस आएगा फॉरेन फ्लक्चुएशन दैट वी कैन कीप एज अ रिजर्व इन द फॉरेन फ्लक्चुएशन रिजर्व. ओके फाइन. अब आता है फ्रेंड्स स्पेशल नोट. ये इंडेक्स कैसा है? फंक्शनल करेंसी बेस है. कौन सा फ्रेंड्स? फंक्शनल करेंसी बेस. फंक्शनल करेंसी बेस का सिंपल मीनिंग होता है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन को कौन से वैल्यू में रिकॉर्ड करना. जैसे एग्जांपल की हमारी फॉरेन में ब्रांच है, ओके, और यहां पर हमारी पेरेंट्स कंपनी है इंडिया में, तो हम अपना ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को, आपने अगर सीखा हो तो हमारे इंटर के अंदर एक ब्रांच अकाउंट भी हुआ करता है, तो हमको कहीं ना कहीं उस ब्रांच को पहले एचओ की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम अकाउंटिंग बनाते हैं. याद होगा? यस. बट यहां पे क्या बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं. आप क्या करोगे? आप कोई भी करेंसी में बना सकते हो. उसके लिए यहां पर स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने यूज किया है कि फंक्शनल करेंसी जो आपकी है, जो मेन करेंसी आपकी है, आप उसमें भी रिपोर्ट कर सकते हो. मींस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप अदर देन आपके जो मेन फंक्शनल करेंसी है उसके अलावा भी बनाया जा सकता है. इन शॉर्ट फ्रेंड्स, फंक्शनल करेंसी मतलब ऐसी करेंसी जिसमें आप मेन बिजनेस कर रहे हो, और वो फंक्शनल करेंसी जो है उसी करेंसी में नॉर्मली आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं. लेकिन इंडिया 11 बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. पहले तो ये भी बोलता है कि जरूरी नहीं है कि हम एचओ की करेंसी कोई फंक्शनल करेंसी माने. वी कैन कंसीडर ब्रांच करेंसी ऑल्सो फंक्शनल करेंसी इफ ब्रांच ट्रांजेक्शन इज मोर कंपेयर टू एचओ. तो इसके लिए फंक्शनल करेंसी जो भी होगी, हमको जरूरी नहीं है कि जो कंपनी काम कर रही है, पहले तो वो फंक्शनल करेंसी हो सकती है जिसमें मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो फंक्शनल करेंसी ही हमको फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज करना है. वी कैन यूज अदर करेंसी आल्सो. एंड फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई दे हैड यूज्ड 3 टाइप ऑफ करेंसी: फॉरेन करेंसी, फंक्शनल करेंसी एंड रिपोर्टिंग करेंसी. I can give you just a basic idea about they had given. Yes, types of currency: foreign currency, functional currency and presentation currency. तो foreign currency is what other than functional currency? Obvious. जिस करेंसी में हम फंक्शन कर रहे हैं उसके अलावा जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है. फिर फंक्शनल करेंसी इज व्हाट? द करेंसी ऑन विच द मेजर ट्रांजैक्शन हैज हैपन, और यू कैन से प्राइमरी करेंसी, राइट. एंड ऐसे ही प्रेजेंटिंग करेंसी इज द करेंसी विच इज यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मोस्टली वो फंक्शनल करेंसी होती है, बट इट मे बी डिफरेंट ऑल्सो. ठीक है. तो दिस इज फॉर जस्ट फॉर पर्पज, बिकॉज थ्योरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सी फंक्शनल करेंसी है. इज इट क्लियर? सो फंक्शनल करेंसी मे बी द करेंसी विच इज मेजर और मोस्ट यूज, एंड presenting currency will be same as functional currency, but there is some exception. It may be other also. Okay, fine. अब फ्रेंड्स, कुछ अगर हमारी सब्सिडरी है और होल्डिंग है, मतलब पेरेंट्स कंपनी और सब्सिडरी कंपनी अगर है, तो ऐसे केस में भी हम लोगों को ए फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन आ जाते हैं. वो क्या बोलते हैं कि ऐसे केस में नॉर्मली हमको जो पेरेंट्स करेंसी है उसी में ही कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए. बट एज आपने इंडिया 110 में पढ़ा हुआ है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन नॉट कंपल्सरी टू मेक बाय होल्डिंग, इट मे बी बाय सब्सिडरी ऑल्सो. सो इफ योर फंक्शनल करेंसी में बी सब्सिडरी, देन सब्सिडरी ऑल्सो कैन मेक द कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन यहां पर बात हो रही है फॉरेक्स फ्लक्चुएशन की, फॉरेन फ्लक्चुएशन की. तो वो क्या बोलते हैं कि अगर सब्सिडी के इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ हैं जो आपने सेल किए हैं या कुछ ट्रांजैक्शन उसमें किया है, तो जो भी उसका नफा नुकसान होगा यू कीप एज अ फॉरेन फ्लक्चुएशन रिजर्व. बट वंस यू सेल एंटायर इन्वेस्टमेंट, वो फॉरेन फ्लक्चुएशन रिजर्व शुड बी डिस्ट्रॉय, शुड बी फिनिश. ओके, कैसे फिनिश हो जाएगा? तो उसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में, फ्री बन गया. और क्या, वो जब तक जरूरत थी जब तक रखा, उसके बाद में खत्म हो गया तो फ्री कर दिया. इसके ऊपर भी सम आएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको उस सम के टाइम पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि हम एग्जांपल लें उससे अच्छा डायरेक्टली जो क्वेश्चन दिए हैं वही सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कुछ सम दिए हैं तो लेट्स सी.
they had given the functional currency definition, everything. And friends, I want to use this material only because entire paper is set from this only, and this is fully updated now because I had taken the just recent download, and I had used this in my lecture itself, so you can check directly. If you don't have anything, so you can directly check with the directly material. Okay, let's do. Future Limited sell revitalizing energy drink that is sold throughout the world. Sales of the energy drink comprise over 90% of the revenue of Future Limited. For convenience and consistency in pricing, sale of the energy drink are denominated in USD. All financing activities of Future Limited are in its local currency, dollar. Okay. Although the company holds some USD cash reserve, ठीक है, almost all of the costs incurred by the Future Limited are denominated in dollar. What is the functional currency for Future Limited? Friends, as I told you, functional currency means the major using currency. So यहाँ पर definitely वो देख ही रहा है, सबको सब डॉलर में ही कर रहे हैं, तो functional currency is dollar currency only. Okay, so let's see the answer. The functional currency of Future Limited is the dollar. Looking at the primary indicator, okay, the facts presented indicate that the currency that mainly influences the cost of producing the energy drink is the dollar. As states in the fact pattern, pricing of the product in USD is done for the convenience and consistency purpose. There is no indication that the sale price is influenced by the USD. So friends, जो L डॉलर का जो साइन बना के दिया है उन्होंने, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर करेंसी हो जाएगा, फंक्शनल करेंसी हो जाएगा. ओके, फाइन, लेट्स डू नेक्स्ट. Small India Private Limited is a subsidiary of Big Limited. Okay, so small is the small and big is the big. And big is the holding company and small is the subsidiary company. Takes orders from Indian customer for big merchandise and then bills and collected for the sale of the merchandise. Small also has a local warehouse in India to facilitate timely delivery and ensure that it remittance to its present all cash flow that it generates as the operation of small are primarily financed by Big Limited. What is the small functional currency? Oh. So what they want to say, friends, Small Limited is the subsidiary company or Big Limited is the holding company and takes order from Indian customer for big merchandise. India से वो big merchandise के लिए order लेती है, right? And then bill the collected for the sale of merchandise. Small also has the local warehouse in India to facilitate timely delivery and ensure that it remitted to the parent all cash flow that is generated as the operation of small are primary function by the Big Limited. तो फ्रेंड्स, ये बोलना चाहता है कि हमारे लिए फाइनली कौन सी रखना चाहिए. सो फंक्शनल करेंसी कौन सी होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपके हिसाब से बताइए. इस फ्रेंड्स तो कौन सा हो जाएगा फंक्शनल करेंसी? तो सीधा सीधा दिख रहा है फ्रेंड्स कि सब्सिडी है तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन तो करेगी, बट वो ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं है कि खाली सब्सिडी कर रही है और सब्सिडी मेजर कर रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रांजेक्शन मेजर नहीं है. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो एक्चुअल का करेंसी है वो ही
फंक्शनल करेंसी मानना चाहिए, जब तक कोई स्पेसिफिक इंटीमेशन ना हो कि सब्सिडी के ट्रांजेक्शन मोर हैं कंपेयर टू बिग लिमिटेड और यू कैन से होल्डिंग कंपनी. बरोबर. सो लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट दे हैड मेंशन. स्मॉल although based in India with its cash inflow generated within India, it essentially a pass-through company established by the parent. Small is totally reliant on big four financing and goods to be sold. Despite the fact that goods are sold within India and in India rupees, therefore, small is not a self-contained entity within India, but rather an entity that rely on its parents. This reliance translate into the reliance on the parent's function currency, the US dollar. Therefore, the primary economic environment is US and thus the functional currency is the US dollar. Therefore, Small India Private Limited would have the US dollar as its functional currency and hence any receivable or payable of the branch or subsidiary denominated in currency other than US dollar would be reimbursed into the US dollar at the currency rate. बरोबर बात है. So functional currency is the HO currency. Okay friends, और देखते हैं. ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम के डेफिनेशन दिए हैं फ्रेंड्स. हमने बात किया जिसकी फ्यूचर में फर्दर करेंसी जरूरत पड़ेगी, दैट इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन फॉर अस. If future further currency is not required, then it is not monetary transaction. Simple word में सोचने का. Okay. Then friends, functional currency of parent P is euro. Okay. While the functional currency of its subsidiary S is USD. Okay. देखो फ्रेंड्स, दोनों की फंक्शनल करेंसी अलग अलग हो सकती है. बराबर बात है. ठीक है. P sell inventory to S for euro 300. Okay. At the reporting date, though the amount is yet to be received from S. अच्छा फ्रेंड्स, फंक्शनल करेंसी तो हो सकते हैं, लेकिन फाइनली जो रिपोर्टिंग करेंसी बनेगी जिसमें हमको प्रेजेंटेशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट करने के लिए, वो खाली एक ही होगी. बराबर. वो कौन सी होगी? वो होगी हमेशा वन करेंसी में भी डिसाइडेड HHO एट होल्डिंग और में भी सब्सिडी. ठीक है. ओके. द पेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन द foreseeable future in addition to the trading balance between P and S. P has lent an amount of euro 500 to S that is not expected to be repaid in the foreseeable future. ओहो, मीन्स ऐसा नहीं है देना नहीं है, बट एक्सपेक्टेड अभी नहीं है, नहीं देना है, बट देना तो पड़ेगा. वी कांट डिनाई. सो फ्रेंड्स, we have to fix what is the payment we should give, right? Okay. Should the exchange difference be recognized in the profit and loss account? Answer is yes. Because friends, जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस हमको डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए. क्लियर फ्रेंड्स? सो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 300 expected made the foreseeable future in addition to the trading balance between P and S. P has lent an amount of euro 500 to S that is not expected to be repaid. Okay, so friends, इसको हमको डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करना चाहिए और अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द डिसीजन. बराबर. So exchange gain or loss incurred by P on the trading balance should be recognized in the profit or loss even if payment was not due on 3 years, for example they had taken, or even longer, but if repayment is still planned, then the gain and loss should be recognized in the profit and loss. The amount lent by P should be recognized as part of its permanent funding to S Limited. Thus, the exchange gain or loss incurred by P and euro find a loan should be recognized in profit and loss in P separate financial statement, but recognition other comprehensive income and present within equity in the consolidated financial statement. अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम दिखाना पड़ेगा फ्रेंड्स, और P&L अकाउंट में उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा.
परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए फ्रेंड्स. यस फ्रेंड्स, सो नाउ illustration number 4. Modifying the above illustration. Okay, illustration 3, modify he want to say. Suppose that for the tax purpose region, the permanent funding extended to S in made by another entity in the group. Okay, T rather than from P directly, that is on the direction of PT gives the loan to S, where should the exchange difference be recognized? Okay, तो फ्रेंड्स ये क्या बोलना चाहता है कि P ने कुछ डायरेक्शन दिया T को टू गिव लोन टू द S. तो इनडायरेक्टली क्या है फ्रेंड्स, जो भी डायरेक्शन उसने दिया हुआ है एंड में ट्रांजेक्शन तो P का ही है. तो फ्रेंड्स जो भी नफा नुकसान होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखा के हमको जो हमारी सब्सिडी है अपना कंसोलिडेशन फाइनेंशियल बनाएंगे उसमें दिखा देना चाहिए, बराबर कि नहीं. सो फ्रेंड्स देखो उन्होंने क्या किया है सॉल्यूशन. पेरेंट पी ने सब्सिडी टी को बोला कि भाई सब्सिडी एस को लोन दे दो, तो इनडायरेक्टली पी नहीं बोला. तो अभी भी जो लॉस या प्रॉफिट होगा दैट शुड बी रिकॉग्नाइज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, बट इन कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बरोबर. सो लेट्स सी व्हाट दे हैड मेंशन. एनी एक्सचेंज डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन इज रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम in the consolidated financial statement because from the group point of view the funding relates to an investment in a foreign operation. This is the case irrespective of the currency in which the loan is denominated. So if the loan is denominated in T functioning currency and this is different from that of S, then exchange difference still should be recognized in other comprehensive income in the consolidated financial statement CFS. Okay, fine. Now friends, next difference in the reporting date. Yes, the functional and presentation currency of parent P is USD. Okay, while the functional currency of its subsidiary is S is euro. बराबर. तो friends functional currency can be different but presentation currency should be same. सो इट इज पेरेंट पी यूएसडी में है. ओके, बट सब्सिडी का यूरो में है. ठीक है. पी सोल्ड गुड्स हैविंग अ वैल्यू ऑफ यूएसडी 100 टू एस व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज यूएसडी 1 इक्वल टू यूरो 2. ठीक है. यूरो 2 at year end the amount is still due and the exchange rate is USD 1, okay, equal to euro 2.2. Fine. How should the exchange difference be accounted for in the consolidation financial statement? तो फ्रेंड्स क्लियर है उसमें क्या हुआ, जो डिफरेंस एक्सचेंज लॉस आया 0.2 का that should be recognized. बरोबर कि नहीं. Yes, so let's see what they had mentioned. And friends, remaining answer we have to write as step 3. We should remember all 3 steps. We have to use these 3 steps as it is. At year end, S should revalue its accounting payable to euro 220. Okay, recognize loss of 20. Its stand-alone profit or loss. Thus, in the books of S, the balance payable to P
will appear at euro 220, while in the books of P the balance receivable from S will be USD 100. Okay. For consolidation purpose, the assets and liabilities of S will be translate to USD. Definitely, क्योंकि रिपोर्टिंग जो प्रेजेंटिंग कंट्री करेंसी है वो तो एक ही होना चाहिए, तो सब्सिडी को अपन जो एस है उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर देंगे एट द क्लोजिंग रेट. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लोजिंग रेट पे रखा जाएगा. जो भी एंड ऑफ द ऑल करेंसीज लायबिलिटीज है उनको सब क्लोजिंग रेट पे यूज किया जाएगा. बराबर. USD 100 which will get eliminated against the receivable in the books of P, but euro 20 exchange loss recognized in the subsidiary statement of profit and loss has no equivalent gain in the parent's financial statement. Therefore, the euro 20 loss will remain in the consolidated statement of profit and loss. Perfect. The reason for this is that the intra-group balance represents a commitment to translate euro into USD, and this is similar to holding a foreign currency assets in the parent's company. The subsidiary must go out and buy USD to settle the obligation to the parent, so the group is whole has an exposure to foreign currency risk. Okay friends, so indirectly जो लॉस है वो रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए है. बराबर. बाकी का जो रिपोर्टिंग करेंसी अपना जो प्रेजेंटिंग करेंसी है उसी करेंसी में सारे अमाउंट को कन्वर्ट कर देना चाहिए. ओके. अच्छा, अगर कब डिस्पोज किया हमने अगर इन्वेस्टमेंट को सब्सिडी फॉरेन कंपनी फॉरेन करेंसी सब्सिडी को, तो ऐसे केस में जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमको ढूंढना पड़ेगा. और अगर हमारा पहले से कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है वो रिजर्व भी हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. ओके, लेट्स सी. उसके ऊपर भी कुछ दिया हुआ है क्या. ये एएस इंडियस का डिफरेंस आ गया फ्रेंड्स. यस, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड डिस्पोज का, तो वो भी हम एक कर लेते हैं क्योंकि डिस्पोज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है सब्सिडरी के, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा. लेट्स सी. Parent P acquired 90% of subsidiary S some year ago. ठीक है. P now sell the entire investment in S for 1,500 lakhs. Okay, सारा का सारा बेच दिया उसने. ठीक है. The net assets of S are 1,000. Okay, तो प्रॉफिट 500 का हो गया. The NCI in S is 100 lakhs. तो वो भी हमारा फायदा है. The cumulative exchange difference that have arising during P ownership are gain of 200 lakhs, resulting in P foreign currency translation reserve in respect of S having a credit balance of 180 lakhs. Means overall 200 का है लेकिन एंड में बैलेंस कितना है, 180 लाख का बचा हुआ है. तो 180 लाख का हमारा रिजर्व बनाया था, याद है मैंने आपको बताया था कि अगर रिजर्व कुछ बना हुआ है तो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहे फॉरेन करेंसी सब्सिडरी के तो रिजर्व का क्या करेंगे, तो वो भी हमारा पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा. खत्म. While the accumulated amount of exchange difference that has been attributable to NCI is 20 lakhs. Calculate P gain on disposal. तो फ्रेंड्स कितना गेन हो जाएगा, तो देखो 500 का तो ये सीधा सीधा हो गया. बरोबर ना. 59 में बेचा 1000 की चीज, और एनसीआई में पड़ा हुआ है 100 लैक्स, वो भी हमारे काम आ जाएंगे. और रिजर्व में जो ओवरऑल 200 का हुआ था लेकिन रिजर्व अभी 180 का ही है, तो 180 का वो भी काम आ जाएगा. सॉरी. सो हाउ मच अमाउंट, 500 प्लस 100 प्लस 180, दैट्स बिकम्स टू 180. While accumulated amount of exchange difference that have been attributable to NCI is 20 lakhs. तो indirectly वो 200 का ऐसा उन्होंने एडजस्टमेंट दे दिया है, तो 180 हमारा नेट बचा हुआ है. So 5 600 700 780 should be charged to profit. बराबर.
परफेक्ट। तो फ्रेंड्स एक बार इसका सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं क्या उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यस, पी गेन डिस्पोजल शुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग। यस, 500 का तो ये प्रॉफिट हो गया सीधा, एनसीआई रिकॉग्नाइज हो जाएगा 100 का, और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व 180 का जो भी हमारे पास पड़ा हुआ था पहले से, अब खत्म कर देना है। सो ओवरऑल 780 हमारा फायदा हो गया गेन ऑन डिस्पोजल। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और क्वेश्चन और दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको भी आप ट्राई करना। ओके, नाउ राइट द डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंड एएस। राइट, सो डिफरेंस बिटवीन इंड एएस 21 एंड एएस 11। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स डिफरेंस, नोट डाउन। सबसे पहला फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स जस्ट मैंने बताया था आपको बिगनिंग में कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी इंडेस में नहीं है, एएस में हुआ करता था। बराबर, अंडरस्टूड। सो इसके लिए हम इसको यहां पर नहीं लेंगे। क्लियर? सो वी कैन से फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट exclude from its scope forward exchange contract and other similar financial instrument which are treated in accordance with Ind AS 109। बरोबर ना, वो 109 के अंदर बना दिए हैं उन्होंने, बट exclusion from accounting such contract is not there। क्लियर? परफेक्ट। ऐसे ही फ्रेंड्स नेक्स्ट है, ओके, नाउ second friends, second difference you can write approach for translation। what? approach for translation। so friends आपको पता हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, इंड एएस 21 जो है दैट इज टॉक अबाउट फंक्शनल करेंसी, जबकि एएस जो हुआ करता था वो बोलता था इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। सो वो अप्रोच वहां पे था, यहां पर ऐसा अप्रोच नहीं है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक इट्स बेस्ड ऑन फंक्शनल करेंसी अप्रोच दैट इज नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ओनली हमको यूज करना है। बराबर, और वहां पे जो है उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। यस फ्रेंड्स, सो वी राइट डिफरेंस बिटवीन इंड एएस 21 and AS 11। Ind AS 21, AS 11। Okay, perfect। Now write the difference one by one। yes, so first difference is forward contract। forward contract is not included in Ind AS। for that we have separate Ind AS 109, that is financial instrument, but it is cover in AS। बरोबर। second difference friends, functional currency, it's talk about functional currency, it's not। perfect। then third friends, approach for transaction, its approach for functional currency and its approach integral foreign operation and non-integral foreign operation। okay friends, so this is the system we have to follow। फिर presenting currency जो कि हमको CFS में दिखानी होती है,
presenting currency may be different from functional currency, बरोबर, but here present currency is always, you can say, HO currency or local currency, right? So here it is mostly functional currency, but it may be different from functional currency also, but here is local currency, or you can say HO currency, HO or holding currency, holding company currency is the presenting currency. Done, friends? So this is the difference, little bit we should write. With that, we had finished your Ind AS 21 and 23. Okay, and friends, remaining sum you try, एक दो sum और दिए हुए हैं, because वो भी जरूरी हैं. Okay.